Good morning, student. Today I am going to explain the Set A विज्ञान 10th क्लास। आपका 2019 में ये पेपर आया था सेट ए। उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको। हिंदी मीडियम का आपका भौतिक विज्ञान खंड ए भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के किस कारण से। जो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण से दिखाई देता है? परावर्तन के कारण। प्रकाश का परावर्तन हो जाता है या प्रकीर्ण हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया भी था। प्रकाश का प्रकीर्ण हो जाता है। जो सूरज का प्रकाश आता है उसमें 7 रंग होते हैं, उसमें से जो नीला रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो वो आसमान में जब छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनसे भी प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों में गिरता है। जब हमारी आंखों में ब्लू रंग आता है, नीला रंग आता है, तो आकाश का रंग जब मौसम साफ़ होता है उसमें ज़्यादा बड़े बड़े कण नहीं होते एटमॉस्फेयर में, तो हमारे केवल नीला रंग का आकाश दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्ण से। क्योंकि वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण हैं गैस के, डस्ट के, धूल मिट्टी के, वे नीले रंग को क्या कर देते हैं? प्रकीर्ण कर देते हैं, जिससे वो हमारी आंखों में आने से हमें नीला रंग दिखाई देता है। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब तुम्हें पता है जैव मात्रा मैंने बताई थी क्या होता है? जो कभी जीवित चीज़ों का हिस्सा था, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जानवर हो, और उससे जो ऊर्जा मिलती है, जैसे लकड़ी, गोबर गैस। गोबर तुम्हें पता है गाय भैंस तो वो भी जीवित थे पहले कभी। कोयला, ये सब जीवित। कोयला भी तुम्हें पता है कि ये मैंने बताया था तुम्हें 7th क्लास में भी तुमने पढ़ा था कोयला कैसे बनता है। जब पेड़ पौधे दब जाते हैं और वे लाखों साल के बाद कोयले में बदल जाते हैं। लेकिन ये सारे तो जैव मात्रा का उदाहरण है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? जो नाभिक से बनती है, नाभिक के टूटने से, नाभिक के जुड़ने से। ये मैंने नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन आपको पढ़ाया था। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है? जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो उसका आंसर क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। थर्ड है, अभिनेत्र लेंस रेटिना पर कैसी प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है। हमारी जो आँख है, आँख में कौन सा उत्तल लेंस होता है? आँख में उत्तल लेंस होगा तो वो हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल लेंस की प्रकृति होती है कि वो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। जो चालक होता है उसमें से जब करंट बहता है तो किस किस पर डिपेंड करता है? प्रतिरोध। जो प्रतिरोध होता है उसका फार्मूला क्या होता है? उसका सूत्र क्या होता है? R=ρL/A। इसमें L क्या है? लेंथ। तो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। R होता है प्रतिरोध। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो A से दिखाते हैं एरिया। ताप, टेम्परेचर पर। चालक के पदार्थ की प्रकृति, ये रो होती है ना प्रतिरोधकता, ये चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब वो कैसा है, कि वो लोहे का बन रहा है, तांबे का बन रहा है, इसका मतलब होता है उसकी प्रकृति की, वो चालक जो है किस प्रकृति का है, किस चीज़ से बना हुआ है, उस पर, ताप पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई। 5वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ हैं? संक्षेप में वर्णन कीजिए। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जो पहले कोई जीवाश्म ईंधन होता है जो जीवाश्मों से मिलकर बना है। जीवाश्म क्या होते हैं? जो कोई पेड़ पौधे जो दब गए हैं या कोई जीव का बचा हुआ पार्ट, अवशेष है जो उसका, उससे जब वो ईंधन में कन्वर्ट हो जाता है लाखों मिलियनों साल बाद, तो उस ईंधन को हम जलाए। जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। इनको जलाने की क्या हानि है? पहला है कि अनवीकरणीय स्रोत है, कि लाखों साल, लाखों करोड़ों साल के बाद हमें दोबारा मिलेंगे। एक बार अगर ये खत्म होंगे तो लाखों करोड़ों साल के बाद दोबारा मिलेंगे, इसलिए अनवीकरणीय स्रोत है। दूसरा है, इनके जलने से कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड विसर्जित होते हैं, निकलते हैं, और ये अम्लीय होते हैं। जब ये अम्लीय ऑक्साइड पानी के साथ मिलेंगे तो कैसी वर्षा करेंगे? अम्लीय वर्षा, जिससे हमारी जल और मिट्टी, मृदा मीन्स मिट्टी, दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। ये दोनों ही प्रदूषित हो जाएंगी, जल और मृदा, अगर अम्लीय वर्षा होगी तो। एक जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या करती है? ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इससे हमारी धरती का जो तापमान है लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर को, ताप को पकड़ के रखती है और बाहर नहीं जाने देती, उसे निर्वात में नहीं जाने देती। इससे हमारी धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहता है। ये होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। इसलिए जीवाश्म ईंधन नहीं जलाना चाहिए। जीवाश्म ईंधन के जलाने से उत्पन्न राख
वह धुआं वायु में लटके रहते हैं। अगर ये वायु में लटके रहेंगे तो क्या होगा, हमें दिखना कम हो जाएगा, हमारी विजन, हम देख ढंग से नहीं सकते, उससे धुंधलापन आ जाता है जब ये वायु में लटके रहें तो। ईंधन, जल, राख, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो राख पैदा होती है और धुआं वायु को क्या कर देता है, इनविजिबल कर देता है, मतलब हम थोड़ा, हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, हमें थोड़ा कम दिखाई देगा, धुंधलापन आ जाता है उससे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम ये भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, इनको किस प्रकार से समायोजित करें कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाए, हमारा 4 ओम हो जाए। अब 4 ओम चाहिए तो 2 ओम से तो ज़्यादा है ना, तो 2 ओम वाला हम श्रेणी में लगा लेंगे और 3 ओम और 6 ओम को हम कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम में। जब हम समांतर क्रम में किसी प्रतिरोध को लगाते हैं तो उसे कैसे जोड़ते हैं, 1/r = 1/r1 + 1/r2। अगर हम 3 को r1 कह रहे हैं और 6 को r2, तो इसको ऐड करेंगे 1/3 + 1/6। इनको जमा करोगे, इसका लघुत्तम लोगे तो 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 × 6 कितने हो गए, 3/6। 3/6 को काटोगे 1/2 आया, तो 1/2 का उल्टा करोगे, क्योंकि ये क्या था 1/r, जो 1/r आपका अगर 1/ क्या आया 2, तो r कितना हो गया 2। तो 2 ओम, ओम का सिंबल ये होता है, 2 ओम तो ये आ गया और एक हमने श्रेणी में जोड़ा हुआ है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 ओम। टोटल 4 ओम प्रतिरोध हो गया जो हमें चाहिए था। 7वां क्वेश्चन लेसन 16 का है, ये अब की बार नहीं आएगा तो ये नहीं करना। ये लेसन 16 अभी हमने सिलेबस में नहीं दिया आपको, हमने अभी करवाया ही नहीं है लेसन। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका जो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, उस वाले चैप्टर में से है ये। प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। आपको पता है अपवर्तनांक का जो फार्मूला है वो ये होता है, अपवर्तनांक बराबर है निर्वात में कांच की क्या स्पीड है, अपॉन में बटे में क्या होता है c/v। v मीन्स वो जो लाइट है उसकी क्या स्पीड है कांच में, c/v। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको कर सकते हो। आपको निर्वात अपवर्तनांक जो दे रखा है, पहले यहाँ लिखा अपवर्तनांक 1.50 दे रखा है। c आपको पता है लाइट की क्या स्पीड है, 3 × 10⁸ बटे में v आपकी क्या स्पीड है उसकी कांच में। अब v निकालनी है कि प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल भी पता है, तो आपको कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। कांच में प्रकाश की चाल निकालो, कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, v यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v इधर ऊपर चला जाएगा और 1.50 नीचे आ जाएगा। जब 3 के बटे में 1.50 है, 1.50 मीन्स 1.5 दूनी 3, तो सीधा भी कर सकता है, 1.5 दूनी 3 होता है, तो आप इसको 2 आ जाएगा ऊपर, 2 × 10⁸। इसको 2 तरीके हैं, 3 × 10⁸ करके 1.50 को आप डेसिमल हटा के ऊपर 100 कर लो। ये जो 100 आ रहा है ना ऊपर, डेसिमल हटाने से आ रहा है। 3 × 10⁸ × 100 बटे 150, नीचे 150 है। जब 150 से आप काटोगे तो वो कितना आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपको एक उत्तल लेंस दे रखा है और उसमें वस्तु f1 और 2f1 के बीच में रखी है, तो बताओ इसका जो इमेज, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा। अब आपने उत्तल लेंस ऐसा होता है, ये मैंने आपको सारे के सारे प्रैक्टिस करवाए थे। इसमें इधर हम अगर f1 लिख ले तो उतनी ही दूरी छोड़ के हम 2f1 लिखेंगे। इनके बीच में वस्तु रखी है और इधर हम f2 और 2f2 लिखते हैं बराबर बराबर दूरी पर। जब कोई लाइन सीधी जाती है तो अपवर्तन के बाद f2 में से निकल जाती है, और जो लाइन यहाँ से निकलेगी बीच में सेंटर में से, वो बिना किसी अपवर्तन के सीधी चली जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 से परे। कहाँ बनेगी, 2f2 से परे। जैसी ये बनी हुई है, देखो ये दिखा रखी, ये बनी हुई है 2f2 से परे। और कैसी है, उल्टी है, वास्तविक है, वास्तविक उल्टी और वस्तु से बड़ी। देखो वस्तु तो इतनी छोटी सी और इमेज जो प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, तो जो इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी। हमारा प्रतिबिंब 2f से परे बनेगा, लिखना है उसके बारे में, 2f2 से परे बना, आकार में वस्तु से बड़ा है। आकार में कैसे है, वस्तु से बड़ा। और ये उल्टा भी है, उल्टा और वास्तविक, ये भी लिखना है, वास्तविक एवं उल्टा। ये इसकी प्रकृति होगी, ये इसका साइज हो गया, और कहाँ बनाइए, ये 3 चीज़ें बतानी होती है जब भी हम बनाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि लेंस के अलावा आपके में क्या है,
दर्पण भी है, तो दर्पण के सारे चित्र भी याद करने हैं, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये चारों की इमेज आपको आनी चाहिए, कोई भी आ सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का जो इसमें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर हो रहा है, जनरेटर आपके सिलेबस में अब कट चुका है, इसलिए इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में नहीं बताया, बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर भी है। इलेक्ट्रिक मोटर इसमें ए सेट में तो है नहीं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर दे रखा था जो आपके सिलेबस में कट गया है। तो मैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बता रही हूँ आपको। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि वे परस्पर लंबवत हों, तो ये होती है तर्जनी। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, मध्यमा होते हैं बीच वाली उंगली, ये विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, और हमारा अंगूठा चालक की गति को दिखाएगा या चालक पर आरोपित बल को दिखाएगा। जिधर बल लगेगा उधर ही गति करेगा ना, ये बल को दिखाता है अंगूठा बल को, और हमारी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा मीन्स बीच वाली उंगली धारा को दिखाती है, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? किसी कुंडली पर पड़ने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तित कर दे। अगर किसी कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र पड़ रहा है ना, उसकी धाराओं में कोई उसकी रेखाओं को परिवर्तित कर दे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर बदल दे, तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होने लग जाती है। इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। चुंबक के कारण ही तो कुंडली में विद्युत पैदा हुई। मैंने आपको करके बताया था, एक कुंडली ली थी, उसके पास हम क्या कर रहे थे, एक चुंबक को लेके आ रहे थे। एक कुंडली लेकर हम उसके पास क्या कर रहे थे, एक चुंबक को लेके आ रहे थे। बार मैग्नेट थी जो छड़ चुंबक, वो जब उसके पास लेके आए या उससे दूर लेके जाए, तो उस कुंडली में क्या पैदा हो रहा था, करंट पैदा हो रहा था। इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र को परावर्तित कर देते हैं ना, चेंज कर देते हैं किसी चालक के चारों ओर, तो उस चालक में विद्युत बहने लग जाती है। इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण मीन्स दाएं हाथ का नियम लिखा हो या दक्षिण हस्त नियम, दोनों ही एक बात है। अब ये उससे ऐसा ही सेम है जैसे बाएं हाथ का नियम है। अगर हम इसमें अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के परस्पर लंबवत खोल लें, लंबवत स्ट्रेच कर लें, जैसे इसमें दिखा रखा है ऐसे, तो जो हमारा तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगी, और जो हमारा अंगूठा है वह चालक की गति की, वो जो चालक है, जो वो कुंडली भी बोल सकते हैं, जो कुंडली है वो किस तरफ गति कर रही है। तो हमारी जो मध्यमा वाली उंगली है, जो बीच वाली उंगली है, वो क्या दिखाएगी, जो उसमें करंट प्रेरित हो रहा है ना, उस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चालक की गति की दिशा को अंगूठा दिखाएगा, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बह रहा है उसको दिखाएगा। तो जो हमारी मध्यमा है वह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। कैसे? अगर हम अपने अंगूठे को, अपनी तर्जनी को और अपनी मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत खींच ले, तो ये सारी दिशाओं के बारे में बताता है। ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। आज हमने इसका भौतिक फिजिक्स है, जो आपकी भौतिक विज्ञान है, उसका ये चैप्टर करा है, उसका ये पार्ट करा है हमने। इसको आप लर्न कर लेना। सेट ए का भौतिक विज्ञान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ओके स्टूडेंट, इसे आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, बना के देखोगे, तभी आपको अच्छी तरह से लर्न होगा। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। कल हम इसका रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट।